भारतीय आदिवासी पार्टी राजस्थान विधानसभा में इस वक्त 4 एमएलए हैं, अपने आप में बड़ी मजबूत ताकत के तौर पर उभरी है। पिछले विधानसभा में 3 सीटें जीती थी और एक उपचुनाव में जीती है और तीनों विधायक इस वक्त हमारे साथ में हैं। और इन पिछले सवा दो सालों में क्या इनको पार्टी को मिला है, क्या इनका मुद्दा है, मौजूदा ज़मीनी स्तर पर इनकी हकीकत क्या है, उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। हमारे साथ इस वक्त जो है वो उमेश जी मौजूद हैं। उमेश जी, आपने अपने विधानसभा क्षेत्र में 2 सालों के अंदर क्या किया है? सबसे पहले तो आपके इंडिया टीम जो न्यूज़ चैनल है उसको मेरी ओर से आपके दर्शकों को खूब खूब धन्यवाद और आपको भी धन्यवाद जोहार। 2 साल के मेरा कार्यकाल के देखा जाए हमारे विधायक कोटे से तो हमने आसपुर विधानसभा में बहुत बड़ा नया नवाचार भी करा है। जो मैंने 200 विद्यालय के आसपास इन विद्यालयों के अंदर प्रोजेक्टर लैपटॉप लगाया है, जो इतिहास में पहली बार हमारे उस आसपुर विधानसभा के अंदर हुआ है और माननीय हमारे थावरचंद जी ने भी ये सुविधा कराई है और ये पहली बार ऐसा हुआ होगा। और रही बात, हमने सबसे ज़्यादा शिक्षा पे बजट डाला है। मैंने दोवड़ा ब्लॉक के अंदर 18 कक्षा कक्ष बनाए हैं, जो 14 विद्यालयों के अंदर मैंने कक्षा कक्ष जो कमरे दिए, जो बच्चों को एक अभिभावक और बच्चों के अभिभावकों को और बच्चों को डर थी कि कब छत गिर जाए और स्कूल विद्यालय के टीचरों को डर थी, तो उसको लेके मैंने कक्षा कक्ष बनाने का काम करा। और पानी की लेके सुविधा हो तो हमने कई सारे पनघट, हेडपम्प वगैरह भी सुविधा करी। कितना आपने 2 साल में खर्च करवाया है, सरकार के बजट से, आपने खुद के विधायक के बजट से? मेरे खुद के बजट से लगभग हमारा पूरा बजट हो गया है। 90% बजट हमने यूज कर लिया है। रही बात सरकार से अगर बात करें तो जो 2024 और 25 की बजट की बात करें और 26 की बजट की बात करें, 24-25 के अंदर बजट में हमें कोई विशेष ऐसा कोई उस ट्राइबल क्षेत्र के अंदर नहीं मिला। ऐसा नहीं है कि भारत आदिवासी पार्टी को ही नहीं मिला, वहाँ पे कांग्रेस और बीजेपी के जो एमएलए बन के आ रहे हैं उनको भी कुछ नहीं मिला। वहाँ पे हमारे ट्राइबल एरिया के अंदर हमेशा, चाहे कोई भी सरकार रही है, हमेशा सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। ठीक है, आपसे पूछते हैं, आपने भी अपने विधानसभा क्षेत्र में कितने अपने विधायक कोष का इस्तेमाल किया और सरकार ने 2 सालों में आपके यहाँ क्या किया है? सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि हम सब नए साथी हैं। जीतकर जब पहली बार सदन में आए थे तो हमने सुना था सरकारें आदिवासियों का, किसानों का, सबका भला करती है, उनके लिए नई नीतियाँ और योजना बनाती है। लेकिन यहाँ पर अधिकारी गुमराह करते हैं और यहाँ पर ऐसी योजना लाते हैं जो खाओ लूटो खाओ इस तरह की। और आज तब हमें लगा कि हमें कुछ करना चाहिए। हमें एक संवैधानिक रूप से विधायक कोष जो मिला है 5 करोड़ रुपया, तो हम कम से कम इससे तो नवाचार करें, क्षेत्र के अंदर नया बदलाव आएगा। मेरे विधायक साथी ने जिस प्रकार से बताया था कि मैं शिक्षा को लेकर सबसे ज़्यादा बदलाव किए, मैंने भी शिक्षा को लेकर नवाचार किए, क्योंकि मैं जानता हूं कि हमारे लोग पढ़ेंगे लिखेंगे तो सारी योजनाओं को समझेंगे, धरातल पर लेके आ पाएंगे। हमारे लोग पढ़ेंगे लिखेंगे तो अन्याय और शोषण के खिलाफ बोल पाएंगे। इसलिए 200 विद्यालय के अंदर लगभग मैंने भी लैपटॉप और प्रोजेक्टर बांटे हैं, क्योंकि जब भारत डिजिटल इंडिया की बात करता है और हमारे बच्चे आज आधुनिक भारत के अंदर अगर डिजिटल के अंदर नहीं पढ़ पाए तो क्या मतलब है? तो हम लोग जीते और हमारे लोगों को ये फायदा नहीं दे पाए, सुविधाओं की क्या मतलब है? तो फिर डिजिटल के साथ जो जोड़ा, कई 40 स्कूलों के अंदर मैंने सीसीटीवी कैमरे और 16-32 इंची एलईडी लगाई ताकि पारदर्शिता के साथ में शिक्षा हो। और उसके बाद में जब झालावाड़ की घटना हुई थी तो मेरा दिल कांप उठा था। मैं भी वहाँ झालावाड़ की घटना के साथ गया था, हमारी पार्टी के सारे विधायक सांसद महोदय भी गए थे। रूह कांप उठी थी कि वहाँ आदिवासी बच्चों के साथ में इस घटना के बाद, और सरकारों से उम्मीद थी, लेकिन इतनी नफरत आदिवासियों से थी। जो शिक्षा मंत्री ने आदिवासी को डीएनए के लिए पूछा था, वो शिक्षा मंत्री ने आदिवासी बच्चों के लिए, दलितों के बच्चों के लिए वहाँ तक नहीं जा पाए। जो सरकारें मुआवजे के नाम पर बकरियां देकर हमारा और ज़्यादा अपमान किया, इससे ज़्यादा क्या हो सकता है? मैंने कहा मेरी विधानसभा में ऐसा कोई हादसा नहीं हो जाए, इसलिए कम से कम 22 स्कूलों के अंदर मैंने बढ़िया से टीन सेट निर्माण करवाया है ताकि बच्चे 500 बच्चे भी एक टीन सेट के नीचे पढ़ सके। अभी कहीं में निर्माणाधीन है, कई स्कूलें जर्जर थी, उसको ठीक करने के लिए बजट दिया, कई स्कूलों के अंदर नए भवन दिए हैं। तो साथ साथ में मैंने आंगनवाड़ी, माँवाड़ी और ऐसे स्कूल है जहाँ पर पानी की व्यवस्था पेयजल की थी नहीं, वहाँ हेडपम्प लगाया। जहाँ कितने विधायक कोष से कितने बजट का इस्तेमाल किया? लगभग विधायक कोष के 2 साल के बजट से ऊपर निकल चुका हूँ, तीसरे साल की अनुशंसा भी कर चुका हूँ। ठीक है, आपके यहाँ विधानसभा में आप 2 सालों में क्या कुछ आपने किया और क्या सरकार ने किया? जहाँ तक सरकार की बात आती है तो पूर्व के अंदर भी हमारे क्षेत्र के लिए स्पेशल बजट दिया था, उसका भी पूरा उपयोग नहीं किया गया और उसका भी आधा पैसा इस्तेमाल किया गया। आधे पैसे का इस्तेमाल भी कहाँ किया गया इसका कोई हिसाब किताब नहीं है। दूसरा मैं कहना चाहूँगा कि हमारा जो बचा कुचा बजट था वो मंत्री जी क्यों इस्तेमाल नहीं कर पाए, जबकि यहाँ सरकार ने स्पेशल आदिवासियों के लिए अलग से पैकेज दिया है, तो ये क्यों सरकार नहीं कर पा रही है, ये हमारे सामने सवाल है।
दूसरा मैं कहना चाहूँगा कि जैसे मेरे बजट की बात आती है, पूर्व के अंदर जो मेरा बजट था उसके अंदर मैंने मात्र 30 लाख रुपए का मेरे पास में बचा हुआ था, और अभी वर्तमान बजट के अंदर सारे जितना 5 करोड़ रुपया पूरा बजट है, पूरा मैंने क्षेत्र के लिए सड़क और स्कूल के लिए खर्च किया है। एक मूल समस्या जो आप लोग ठीक है काम कर रहे हैं, क्योंकि पार्टी आपकी नई खड़ी हुई है, पिछले विधानसभा में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई, इस बार आपकी नज़र बारह पे भी है और जो दूसरे आदिवासी इलाके हैं उन पे भी है। क्या आपको मूल चूक परिवर्तन करने की जरूरत दिख रही है बीजेपी और कांग्रेस का मुकाबला करने के लिए? आप में से कौन? मैं ये कहना चाहूँगा कि प्रदेश के अंदर सारे लोगों के पास में उब चुके हैं कि कांग्रेस बारी बारी राज करती है और कांग्रेस जवाब और इस तरह से बहाना बनाती है, तो लोग सोचते हैं कि इस बार इसको बैठा देंगे, तो फिर बीजेपी आती है सत्ता में, और बीजेपी जब सत्ता में आती है तो फिर से वही झूठे वादे, झूठी बातें और गुमराह करने वाली चीज़ें। आपके यहाँ भी तो आरोप लगते हैं कि भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हो, अलग अलग चीज़ें सामने आती हैं। लोग तीसरी विकल्प की तरफ देख रहे हैं। जब तीसरा विकल्प पनपता है तो न कांग्रेस को हजम होता न बीजेपी को हजम होता, इसलिए अनगिनत चीजें वो करते हैं। हमको कब कैसे दबोचा जाए, तीसरे विकल्प के रूप में लोग खड़े होते हैं, तो लोकतंत्र में इसको किस तरीके से दबाया जाए, इनको कैसे खत्म किया जाए, इस तरह से हजारों षड्यंत्र होते हैं और इसी षड्यंत्रों के कई लोग शिकार होते हैं। अफवाह फैलाई जाती है, सारे लोगों के साथ में तंत्र इनका है, इसीलिए। लेकिन जनता समझदार है, लोकतंत्र के अंदर वोट का अधिकार देने की समझ हमारी जनता में अब आ चुकी है। भील प्रदेश की मांग थी आपकी, जंगल जमीन और आदिवासियों के हक की बात थी, वो उन मांगों का क्या हुआ? हमारी ये पहली मांग नहीं है, ये हमारे 1913 के अंदर जब मानगढ़ का इतिहास कहा जाता है, जहाँ पर नरेंद्र जी मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री जी वो भी आते हैं, और पूर्व के अंदर भी कई जैसे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी वहाँ पर आए हैं, और ये हमारा आस्था का केंद्र उस स्थल से। मांग का क्या हुआ? आपने मांग पर मैं जा रहा हूँ कि वहाँ पर जो मांग उठी थी वो उस समय उठी थी 1913 के अंदर, पर हमारा दुर्भाग्य है कि देश आज़ाद होने के बाद में हमारे लोगों के अंदर शिक्षा की कमी थी, हम लोगों के अंदर समझ नहीं थी, और हमारा लोकतंत्र का जो आधार बना उसके माध्यम से हमारी राजस्थान की विधानसभा हो चाहे दिल्ली की सरकार बनी हो, उस समय हमारे लोगों ने हमारी जो सही तरीके से पैरवी नहीं कर पाए, उस कारण से अभी क्या कर रहे हैं? मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान के आदिवासियों को अलग करके भील प्रदेश नहीं पूरा हो पाया। आज वर्तमान में भारत आदिवासी पार्टी भील प्रदेश की मांग को लेकर बुलंद तरीके से अपनी आवाज़ लोकसभा की संसद के अंदर भी उठाते हैं और राजस्थान की विधानसभा की सदन के अंदर भी हम ये बात उठा रहे हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि यह जो मांग है उस मांग के लिए हम पुरजोर तरीके से आवाज़ उठाएंगे, और यहाँ पर जो पूरा इलाका है उस इलाकों को मिला करके हम अलग से भील प्रदेश की मांग का समर्थन करें। अगर बात करें अगले विधानसभा चुनाव की, तो अभी आपका 2 साल बाकी हैं। इन सालों में आपको क्या लगता है कि इस उदयपुर वाली बेल्ट या प्रतापगढ़ वाली जो आदिवासी बेल्ट के अलावा और कहाँ कहाँ आपको उम्मीद है? देखो 2028 की बात करूं तो 2018 की भी बात कर लूं मैं, तो 2018 में हमारे 2 विधायक जीते थे और मैं सेकंड पोजीशन पे रहा था, 2,500-3 हज़ार वोटों से नहीं आ पाया था, लेकिन उस टाइम 2 विधायक आए। इसके बाद 2023 के चुनाव में 4 विधायक आए और 2028 के अंदर 8 से ऊपर विधायक आएंगे, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। तो कहाँ कहाँ सोच रहे हैं? 2023 के अंदर तो 4 आए और 5 विधायक हमारे 10,000 के अंतर से हारे, 2 विधायक 2,500 से हारे और एक को तो षड्यंत्र से इस सत्ताधारी सरकार ने हराया था सलूमबर का चुनाव। इनके पसीने आ गए थे, यहाँ तक आ गई थी बात गले तक, और अभी और पानी गले से ऊपर जाएगा। और ये दोनों ही कांग्रेस और बीजेपी यहाँ अलग अलग लड़ाते हैं, हमारे क्षेत्र में दोनों भाई बहन बन के लड़ते हैं हमारे सामने, और इस बार भी पसीने आ जाएंगे इनको। 18-17 सीटों में लगभग हम लोग कम से कम 14 सीटों से ऊपर जाएंगे। तो मुद्दे क्या उठाओगे? क्योंकि मुद्दे तो अब तक आप 4 भी नहीं उठा पाए, तो 40 भी हो गए, क्या उठा लोगे? देखो 4 जन मुद्दे नहीं उठा रहे, ये आपका सवाल सर, मैं आपके इस सवाल से समर्थन नहीं करता हूँ, क्योंकि आज दक्षिण राजस्थान के अंदर आपने देखे होंगे कांग्रेस और बीजेपी के कितने भी नेता बन के आए, उन्होंने दक्षिण राजस्थान के अंदर जो आदिवासियों का पलायन हो रहा है, रोजगार नहीं मिल रहा है, वहाँ पर वन विभाग पर जो लोग काबिज हैं, आज़ादी से पूर्व के काबिज लोग हैं, उन लोगों को आज तक पट्टे नहीं मिल रहे। हमारे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बिलाना की ज़मीन पर, बंजर भूमि पर आज काबिज है, लेकिन कागज और अधिकारियों की से दूरी बनाने के कारण वो आज तक अपना कभी भी जैसे और कांग्रेस बीजेपी देखते हैं, बीजेपी और कांग्रेस जो करती है वो इकट्ठे होकर, कभी मैंने तीनों विधायकों को एक साथ किसी मुद्दे पर आप हम पे लगातार फोकस नहीं कर रहे हो साल भर से, क्योंकि आप लगातार फोकस करो। हमारा एक विधायक रोज बोलता है हमारे 4 में से, और रही बात आज भी मैं प्रश्नकाल के दौरान प्रश्न उठाया, आज हम विधायक जी बोलेंगे, और पिछले सत्र में भी डीएनए को लेकर भी हमने हंगामा किया, और कल हम सीबीआई जांच की मांग को लेकर भी हंगामा करने वाले हैं। ये रीट भर्ती और जितनी भी आरपीएससी के अंदर घोटाला हुआ उन सब को लेकर। साफ तौर पर ये मुद्दे जो हैं वो इस वक्त सदन में भारतीय आदिवासी पार्टी की ओर से उठाए जा रहे हैं, और मजबूती से ये उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में ये जो संख्या है ये दुगने से ज़्यादा हो सकती है। देवेंद्र सिंह, इंडिया डेली, जयपुर।
देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।